युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और चुनाव का टाइम चल रहा है तो हमें सुनना ही पड़ेगा लोगों की बातों। मैं पटपटगंज को एक एजुकेशनल हब बनाने जा रहा हूँ कि यहाँ के किसी भी परिवार को कोचिंग की फीस ना देनी पड़े। देखिए, मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे पहचान उसी से मिली है। भले मैं दिन में 1 ही घंटा पढ़ाऊं, पर मैं पढ़ाऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य। हमारे साथ है अवध ओझा, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यूपीएससी में बच्चों को तैयारी कराते थे। अब इनकी नई पहचान है। पटपटगंज विधानसभा से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। पार्टी में आप शामिल हुए, सीधे चुनावी मैदान में कूद गए। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो अपने जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव लेने के बाद कि शिक्षा है क्या और शिक्षा की भूमिका क्या है, आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने भी आया हूँ। और ज्ञान ने ही व्यक्ति के जीवन को बदला है। तो अभी तक वो अनुभव जो सीमित था, कुछ बच्चों तक था, क्लासरूम तक था, अब मैं उस ज्ञान को, उस अनुभव को उस पूरे देश के साथ बांटना चाहता हूँ। अवध जी, पटपटगंज ही आपने क्यों चुना? क्या पार्टी ने कहा कि पटपटगंज से चुनाव लड़ना है या आपने खुद तय किया? नहीं, मैंने खुद तय किया क्योंकि मेरा घर यहीं पर है, E40 अम्बेडकर पार्क, ठीक इसी सामने। वो आप मेरा घर देख सकते हैं, सामने है। और चूंकि मेरे बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त यहाँ पर रहते, और शुरुआती दिनों में जब मैं दिल्ली आया तो यहीं रहा करता था। 7-8 महीने मैं यहीं पे ही था, तो इसलिए मुझे बड़ी सुविधा थी यहाँ के समाज को, यहाँ के लोगों को। चूँकि पहले से मैं जानता था, इसलिए मैंने इस जगह को चुना है। पटपटगंज बहुत हाई प्रोफाइल सीट रही है। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम रहे हैं वहाँ पर, 3 बार उन्होंने लगातार यहाँ पर रहे हैं। इस बार उन्होंने सीट ये छोड़ दी। छोड़ी नहीं, मुझे दी है। उन्होंने सीट को छोड़ा नहीं है, उन्होंने सीट को मुझे दिया है। और चूंकि वो भी शिक्षा से जुड़े हुए थे और मुझे भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे काम करना था, इसलिए मैंने निवेदन करके ये सीट उनसे ली है। मनीष सिसोदिया जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दिल्ली में लंबा चौड़ा उन्होंने काम किया, बच्चों को स्कूल को लेकर कई सारे आरोप भी लगे मनीष सिसोदिया को लेकर। एक आरोप यह भी है कि मनीष सिसोदिया को लगा कि सीट कमजोर पड़ रही है, इस वजह से आपके ये इतने लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं मेरे साथ खड़े हुए, सीट कमजोर वाले लोग हैं। आप अगर मैं अकेले खड़ा होता और आप मुझसे सवाल करते तो मैं उसका जवाब भी देता। ये हेमलता बहन है, ये रघुवीर भाई है, ये सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, असलम जी हैं, शुक्ला जी खड़े हुए हैं, ये हमारे सुशील तोमर जी हैं, ये सारे भैया लोग खड़े हुए हैं, ये अनुज भाई हमारे साथ पहले दिन से डट के, ये हमारे जगतारा जी हैं। हाँ, तो ये सारे लोग, महाराज जी उधर खड़े हुए हैं। तो ये सारे लोग पहले दिन से, मतलब कोई भी आता, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी आता, हम कहीं से भी बुला लेते किसी को। ये सारे हमारे जो कार्यकर्ता हैं और आंदोलन के समय के कार्यकर्ता हैं, उनको पार्टी से ज़्यादा मतलब है, जिन्होंने इस पार्टी को जन्म दिया है। फासला जो है पिछली बार बहुत कम रहा था बीजेपी और आपकी बात का, करीब 3000 का। मैच में ऐसा अक्सर होता है, मैच जब होता है तो ऐसा कभी कभी मैच टाई भी हो जाता है, लेकिन जीत को ही असली चीज़ मानी जाती है। तो फासला कुछ भी हो, जब गेम में वर्ल्ड कप जो जीतेगा वही विजेता है। तो आम आदमी पार्टी की लड़ाई इस बार कैसी लग रही है? पूरी दिल्ली की बात करें, देखिए, जिस तरह से विरोधी दल सिर्फ गाली देने का काम कर रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं, मतलब मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई राजनेता किसी बहुत बड़ी नेता को, किसी बहन को, बेटी को रोड की तुलना उसके गाल से करे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली की हमारी बहनें, वो पूरी सीट उनसे पहले ही छीन चुकी हैं, क्योंकि लड़ाई होती है बराबर वालों के बीच में। हम तो जाते हैं तो हम अपना काम गिनाते हैं कि साहब हमने आपको तीर्थ यात्रा दिया, बहनों को बस यात्रा फ्री दी, शिक्षा दिया, मोहल्ला क्लिनिक दिया, महिला सम्मान योजना दे रहे हैं। वो जाते हैं तो कहते हैं आपदा है। मतलब प्रधानमंत्री को 49 मिनट में 43 मिनट सिर्फ केजरीवाल जी का नाम लेना है। लेकिन बीजेपी के साथ साथ जो कांग्रेस जो है इंडिया ब्लॉक में आपके साथ है, वह भी आम आदमी पार्टी पर करप्शन का आरोप लगा रहे हैं, शराब घोटाले का आरोप, कई चीज़ें किस तरह का। मैंने तो खैर अभी तक सुना नहीं है, मैं कोशिश करूंगा। आजकल मैं 14-15 घंटे विधानसभा में रहता हूं, तो ना तो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम मिलता है, ना मुझे न्यूज़ देखने का टाइम मिलता है, पर मैं पढ़ने के बाद इस पर गंभीर चर्चा करूंगा आपसे।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पड़पगंज विधानसभा में जो काम हुआ है वो सतही तौर पर काम हुआ है, खासतौर से अपोजिशन आरोप लगाते हैं जमीनी स्तर पर। ये सामने मंडावली स्कूल है, चमक रहा है, यूएस के प्रेसिडेंट की वाइफ आती है, वो यहाँ जाती है, वो सतही तौर पे काम आपको दिखाई पड़ रहा है। मतलब इतना प्यारा स्कूल बना हुआ। नहीं, मतलब अपोजिशन के लोग, कई लोग कहते हैं अपोजिशन तो बहुत सारे लोग, एक बड़ा प्यारा सा गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और चुनाव का टाइम चल रहा है तो हमें सुनना ही पड़ेगा लोगों की बातों। यहाँ क्या काम करेंगे पड़पगंज विधानसभा में, क्या आपके लिए? देखिए, मैंने 2-3 पर्सनल अपनी तरफ से काम निकाले हैं। जैसे मैंने देखा यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, मतलब एक बहुत बड़ी समस्या है, पार्किंग है, जाम है, इन सब चीज़ों की एक समस्या है। तो सरकार जितनी योजनाएं ला रही है, सरकार पहले से ही, जनता इतनी खुश है कि भैया हमको वादा किया था वो चीज़ें हमें मिली हैं। मैं अपनी तरफ से व्यवस्था करूँगा कि जाम किसी तरह से ख़त्म हो और पार्किंग की समस्या दूर हो। और सबसे बड़ी बात, मैं पटपटगंज को एक एजुकेशनल हब बनाने जा रहा हूँ कि यहाँ के किसी भी परिवार को कोचिंग की फीस ना देनी पड़े। मैं जिस दिन इलेक्शन खत्म होगा उसके ठीक 1 हफ्ते के बाद एक सेंटर यहाँ लॉन्च करने जा रहा हूँ। बच्चों को काउंसलिंग दी जाएगी, गाइडेंस दिया जाएगा और कोचिंग दी जाएगी, पटपटगंज के बच्चों को फ्री दी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, छात्रों को लेकर बात करें तो हर जगह समस्या थी। बिहार में भी एक अलग तरह की समस्या है, वहाँ बीपीएससी के छात्रों ने देखा होगा। आप ये कह रहे हैं कि जो पटपटगंज के जितने छात्र होंगे जो रहने वाले, उनको फ्री कोचिंग देंगे आप, काउंसलिंग भी देंगे। काउंसलिंग सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्टेज होती है तैयारी की, लड़का काउंसलिंग नहीं करता, वो घर से उठता है, सीधे जाता, फीस जमा करता है और पढ़ना शुरू कर देता है। जबकि कोचिंग की पहली प्रायोरिटी है काउंसलिंग, कि यार कितने स्टेजेस में तैयारी होती है, पहले स्टेज में क्या करना होता है, तैयारी का मतलब क्या होता है। तो एक जो काउंसलिंग का एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, और वो मैं पर्सनल अपने लेवल पे करूँगा। मैं हर घर में जितने बच्चे उनको एनरोल करूँगा, कौन कहाँ तैयारी कर रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि मैं इस इलेक्शन तैयारी के दौरान 53 लोगों को, लड़कों को अपने साथ जोड़ चुका हूँ, जो मुझसे यदा कदा मैं बुला लेता हूँ कि आओ मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है, क्या करना है। कोचिंग पर भी कई सारे सवाल उठे थे इस बार दिल्ली में ही बात करें तो, व्यवस्था को लेकर, जिस तरह से बच्चों को रखा जा रहा था, सब देखिए ऐसा है, बाजारीकरण को लेकर। देखिए बाजारीकरण के बाद जब उठती है, जब भी आप क्वालिटी की चीज़ लेंगे ना, क्वालिटी, पहले क्या होता था कि समाज संस्थाओं को फंड करता था। आश्रम क्या होता था, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता था। मान लिया हमने यहाँ एक आश्रम खोला है, तो ये जितना पूरा समाज है ये उस आश्रम को फंड करेगा। भाई शिक्षक आपको पढ़ाएगा, वहाँ बड़े सारे एम्प्लॉयमेंट होंगे, उनका रहना, खाना पीना, खर्चा, तो वो पहले समाज देखता था। समाज ने उस जिम्मेदारी को छोड़ दिया। तो जब समाज ने उस जिम्मेदारी को छोड़ा, तो अब स्वतः उसको संचालित करने के लिए धन की तो आवश्यकता पड़ेगी, और जब वो पड़ेगी तो मैनेजमेंट उसको करे। एक अंतिम सवाल की, पटपटगंज के बच्चों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा आप कह रहे हैं, पढ़ाएंगे, लेकिन पूरे दिल्ली के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा आपकी पहचान रही है जिस तरह से? आपने शुरुआत में ही कहा, देखिए मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पहचान उसी से मिली है। भले मैं दिन में 1 ही घंटा पढ़ाऊं, पर मैं पढ़ाऊंगा। और जो मॉडल मैं पटपटगंज का बनाऊंगा, दिल्ली सरकार ने चाहा तो मैं उस पूरे मॉडल को पूरे दिल्ली में लागू करूंगा। और इसमें लड़ाई कैसी है, अगर बात करें तो, चुनाव की बात करें तो? खेल और राजनीति में लड़ाई हमेशा मजेदार होती है। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। जीत के प्रति कितनी आश्वस्त हैं? पूरा आश्वस्त हूँ। इतने सारे लोग हैं, इतने लोग मेरे साथ हैं, जिस घर में जाता हूँ सब इतना प्रेम दे रहे हैं, तो मैं जीत के प्रति पूरा आश्वस्त हूँ।